हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के अर्धवार्षिक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि विज्ञान का पेपर होने वाला है। यह पेपर आपके अर्धवार्षिक एग्जाम से लेकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपको बताने वाला हूँ कि एक टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप कैसे अच्छा खासा अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अर्धवार्षिक एग्जाम के साथ ही इन पेपर को सॉल्व करके आप कैसे अच्छा नंबर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, उसको भी मैं आज को बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि पेपर आपका ए कोड का पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला पेपर आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों, तो पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से आपके सामने पूछा हुआ है, प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। देखो दोस्तों, यहां से आपसे पूछा हुआ कि प्रकाश की वेग न्यूनतम होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वह निर्वात में होता है। किसमें दोस्तों? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे क्या होता है? कम होता है। अगर सबसे अधिक पूछे तो जिसका मान होगा, जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा, जिसमें घनत्व की मात्रा अधिक होगी, वह क्या होगा? उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। और जिसमें घनत्व क्या होगा? थोड़ा कम होगा, उसमें प्रकाश की चाल आपकी क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होता है तो कोण का अपवर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे? सोचेंगे कि यहाँ पर लंबवत पूछा है तो हम सिंपली 90 डिग्री को हल कर देते हैं, यानी कर देते हैं, तो 90 डिग्री आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे ध्यान से पूछिए, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई किरण पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण आपका 0 डिग्री होता है। कितना दोस्तों? 0 डिग्री आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा हुआ कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कांच के अपवर्तनांक के लिए किसका कलर अधिकतम होगा? तो आपका बैगनी कलर होगा। कौन सा होगा? बैगनी कलर के लिए आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा कि साइन आई अपान साइन आर, क्या साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है? यन होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यह जो होता है स्नेल का नियम है। किसका दोस्तों? स्नेल का नियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। नेत्र लेंस होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं दोस्तों, मिलने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल या अवतल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जो नेत्र लेंस आपका होता है अभिसारी होता है, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा हुआ है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? यहां पर आप ध्यान से देखिए, जब भी आपसे निकट बिंदु पूछे, क्या पूछे? निकट बिंदु पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर बताना है। लेकिन जब आपको दूर बिंदु पूछे तो आपको अनंत बताना है। क्या बताना है दोस्तों? अनंत बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे उसके बाद आगे 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि दूर दृष्टि दोष के कारण के लिए क्या होता है? आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दूर दृष्टि यदि किसी पुरुष को हो जाता है, किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो क्या कारण होता है? तो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पर पूछा हुआ है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जब किसी को दूर दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की दृष्टि और निकट का दोष। क्या होता है दोस्तों? दूर की दृष्टि, निकट का दोष का मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और हमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अर्थात प्रतिबिंब क्या होगा? रेटिना के पीछे बनेगा। जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें क्या होगा? दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, और यहां पर जो 25 सेमी के आसपास की वस्तुएं होंगी वह हमें नहीं दिखाई देगी, तो हमें क्या होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। तो यहां पर पूछा हुआ कि रेटिना के आगे बनेगा, या रेटिना पर बनेगा, या रेटिना के पीछे बनेगा, या कहीं पर नहीं बनेगा। यदि रेटिना पर
यदि रेटिना पर बनता है तो हमें अच्छी तरह से दिखेगा, रेटिना के आगे बनेगा तो हमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, और रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यही हमारा होता है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछो कि इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जैसे कि एक पदार्थ को यदि किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए तो पुनः इस अवस्था से इस पहली वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ऐसी वस्तु जिसे हम प्राथमिक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के बाद भी उसे पहली अवस्था में यदि हम ला देते हैं उसे हम भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे कि हम लोहे को गर्म कर देते हैं तो लोहा गर्म करने के बाद पुनः यदि उसे हम ठंडा कर देते हैं तो पुनः वह प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाता है। लोहे में विद्युत धारा को प्रवाहित करना, यदि हम लोहे में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके कण क्या होते हैं? गति करने लगते हैं, और जब हम धारा को बंद कर देते हैं तो क्या होता है? जो लोहा होता है पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोहे में गंधक का चूड़ का मिलाना, यदि हम लोहे और गंधक में चूड़ मिला देंगे तो बाद में उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्या लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लग जाता है, लोहा खराब हो जाता है, तो खराब लोहे को पुनः उसी प्रकार के लोहे में नहीं बनाया जा सकता, तो यह आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा हुआ कि संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि दो धातु का नाम बताइए जो संचरित नहीं होते हैं। तो जो धातु संचरित नहीं होते हैं वो सोना और आपका प्लेटिनियम होता है। क्या होता है दोस्तों? सोना और प्लेटिनियम होता है, और यहाँ पर प्लेटिनियम नहीं दिख रहा है तो सोना और आपका चांदी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जब जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और जो फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 होता है। क्या होता है? इसको याद करके आपको रखना है K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .20H2O होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कॉपर सल्फेट का पीएच क्या होता है? तो जो कॉपर सल्फेट का पीएच होता है 4 से 5 होता है। कितना होता है? 4 से 5 होगा, यानी ये 7 से कम होगा। कितना होगा दोस्तों? 7 से कम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि नींबू के रस की प्रकृति क्या होती है? तो नींबू के रस की जो प्रकृति होती है वह आपकी अम्लीय होती है। क्या होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि अमाशय के जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, तो वह आपका पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुष्पी पादपों में जल का संवहन होता है, तो जल का जो संवहन होता है वह हमारा जाइलम द्वारा होता है। और जाइलम में कहाँ पर? वाहनित और वाहिकाओं द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वाहिकाओं द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका वाहिको नहीं बल्कि चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चलनी नलिकाओं द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला उत्तर आपका नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे 16 नंबर पूछा हुआ है, प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में कौन सी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है? जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पर्णहरिम की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें ऑक्सीजन की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन मिलता है, न कि प्रकाश संश्लेषण से पहले। तो प्रकाश संश्लेषण से पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा होगा कि शुद्ध रुधिर बहता है, तो जो शुद्ध रुधिर बहता है आपका धमनियों में बहता है, लेकिन यहाँ पर धमनी नहीं दिया है तो फुफ्फुस धमनी दिया है, तो आपका फुफ्फुस धमनी नहीं होगा। तो जो आपका शुद्ध रुधिर बहेगा आपका फुफ्फुस शिरा में बहेगा, किसमें, पल्मोनरी वेन्स में बहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मिश्रित ग्रंथि आपका अग्नाशय को कहते हैं। किसको कहते हैं, अग्नाशय को कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो क्या हो, हार्मोन और क्या करे, ऊर्जा दोनों को संरावित करे। हार्मोन एंजाइम। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि मिश्रित ग्रंथि क्या है, तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसे हम अग्नाशय कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि को कहते हैं जो एंजाइम, किसको दोस्तों, एंजाइम और आपका क्या करे, एंजाइम और आपका हार्मोन दोनों को स्रावित करे। किसको, एंजाइम और हार्मोन को दोनों को स्रावित करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि जो कि लास्ट आपका बहुविकल्पी है, शरीर के संतुलन में सहायक करता है। तो शरीर का जो संतुलन करता है वो हमारा अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल आपको घोला भरने का 20 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है 25 सेमी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि लेंस उत्तल हो और अवतल हो। तो यहाँ पर आपका 25 सेमी दिया है, तो फोकस आप जानते हैं P बराबर 1/f होता है। तो आप 100/f भी करते हैं तो प्लस आपका 4 डायोप्टर हो जाएगा और दूसरा -4 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन यहाँ से परावर्तन का आपको नियम पूछ रहा है। किसका नियम दोस्तों, परावर्तन का नियम पूछ रहा है। यही आपको परावर्तन का नियम बताना है। साइन आई और साइन आर क्या होते हैं, आपके दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ कि निकट दृष्टि दोष की विवेचना आपको करना है। तो निकट दृष्टि दोष मैंने आपको पहले बताया, निकट की दृष्टि दूर का दोष, निकट की वस्तु हमें क्या देगी, दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो हम उसके निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना चित्र द्वारा आपको क्या करना है, यहाँ पर समझाना है अथवा एक क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 20 सेमी की फोकस दूरी पर उत्तल लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखी हुए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति यहाँ से आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपका एफ दे दिया 20 सेमी, लेंस की यहाँ पर दूरी दे दिया u बराबर -30 सेमी, तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v - 1/u का फार्मूला लगाकर यहाँ से आप प्रतिबिंब की स्थिति सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपसे रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण आपको बताना है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताना है और अम्लों का रासायनिक गुण बताना है। आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करे होंगे और आप अच्छे तरीके से इसको तैयार भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं तैयार कर सकते हैं तो अगले वीडियो में अगर आप कहेंगे तो इसका पूरा सलूशन भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका सलूशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। संयोजन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया भी आपको समझ लेना है। ऑक्सी अनाक्सी श्वसन हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है और परावर्ती क्रिया को और मस्तिष्क की सचित्र वर्णन करना है। जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और एक आपको मैं बोनस टिप्स देने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में, किस में दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं सभी पेपर को आपको ले लेना है। क्या करना है, सभी पेपर को आपको ले लेना है और जिसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको 100% दावा के साथ कहता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में
80% अंक इन्हीं से क्या करेंगे, जो आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हाफ ईयरली एग्जाम में और अपने मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते तो यहाँ से आपका 80 से 85% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मैं आपको 100% दावा के साथ करता हूँ। बाकी का 20% अपने आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, तो आप जितने भी अर्धवार्षिक पेपर 10 के हो रहे हैं सभी को अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो वहाँ से आपको 80% स्कोर से अधिक पाने तक कोई नहीं रोक सकता। अगर आप और अधिक मेहनत करते हैं तो आप 90 को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में झंडा गाड़ कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।